खड़गे और नीतीश कुमार की मुलाकात की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। विपक्षी एकता को लेकर खड़गे के घर पर ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी की भी मौजूदगी है। आपको बताते चले, इसके पहले शुरुआत 12 अप्रैल से हुई थी, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने दिल्ली में आकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। उसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। कल आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और आज यहां पर कांग्रेस पार्टी से मुलाकात करने आए हैं। तो क्या ये एक संदेश वाहक का रोल भी यहां पर नीतीश कुमार की ओर से निभाया जा रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कर्नाटक में जब विपक्षी दलों को इनवाइट किया गया था, केजरीवाल को न्योता कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था। तो कि बीच का सेतु बनने का काम नीतीश कुमार की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों से ही मुलाकात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार पिछले 2 महीनों से अगर आप देखेंगे, एक के बाद एक कई बड़े बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। 12 अप्रैल को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी। उसके बाद आपको बताते चले, दिलचस्प लेकिन यह है कि 16 और 17 अप्रैल को राहुल गांधी ने जाति जनगणना और आरक्षण से जुड़े मसलों को प्रमुखता से उठाया था और माना गया था कि बिहार से उठी आवाज का यह असर है राहुल गांधी के ऊपर, जिसका प्रभाव कर्नाटका में पड़ा है। तो क्या विपक्षी एकता बनने लगी है काफी मजबूती से? ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल की अलग तरह की लड़ाई चल रही है अधिकारियों पर वर्चस्व को लेकर, जबकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार पहले केजरीवाल से मुलाकात करते हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों से जाकर मुलाकात करते हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, ये तस्वीरें तो आप लोगों की पेशानी पर बल लाने वाली हैं। नीतीश कुमार का रोल बेहद अहम रहने वाला है। देखिए किस तरह से विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिशों में वो जुट गए हैं। सुधांशु जी। देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, आलोक जी जो बहुत सी बातें बोले थे, 2 लाइन में उनका उत्तर देके फिर आपकी बात का उत्तर देता हूं। पहले उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इनकी सरकार बनी थी, हमने चुरा ली। क्या बोल रहे हैं मान्यवर? 2018 में आपकी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार थी, 125 या 30 का, आप 80 पे आ गए। किस पैरामीटर से आपकी सरकार थी भाई? और आप जेडीएस के साथ मिले, जिसको आप बीजेपी का एजेंट और जाने क्या क्या चुनाव के दौरान बोले थे। हकीकत में वो चुराई हुई सरकार थी और हमारे 108 थे, 4 कम, 105 थे, केवल 7 कम थे बहुमत से, और जिनके 38 थे उनकी सरकार बनवा दी और कह रहे उनकी सरकार थी। खैर वो विषय छोड़िए। देखिए, जहां हम और आप लड़ाई में हैं, जैसे आप जहां सत्ता में हैं, बताइए, कर्नाटक में हम ही से मुकाबला है ना, राजस्थान में हम ही से मुकाबला है, और मध्य प्रदेश में हम ही से मुकाबला है, छत्तीसगढ़ में हम ही से मुकाबला है। हम जहां सरकार में है, उत्तर प्रदेश में आप कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है टक्कर में, पता नहीं पड़े हुए किस चक्कर में। अब बताइए, गुजरात में आपसे मुकाबला हुआ करता था, पता नहीं आपने क्या किया कि आधा % ऑफ वोट सौंप के दे दिया इनकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को। मतलब वहां भी आप टक्कर से बाहर होते जा रहे हैं। तो ये गुणात्मक अंतर है दोनों में। अब चित्रा जी, जो आप, और ये भी एक फैक्ट बता दूं, 209 सीटें हैं भारत में जहां कांग्रेस भाजपा का सीधा मुकाबला है। 2014 में भाजपा ने 168 जीती थी, 2019 में 175 जीती थी, इसलिए वहां पे। तो अब देखिए, विपक्षी दलों की दृष्टि से सोचिए, ये सब कांग्रेस की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि जहां इनका राज्य है वहां कांग्रेस की 2% 4% तो कुछ तो वोट है, पर जहां पर कांग्रेस को लड़ना वहां इनका 1% भी वोट नहीं है। तो मतलब बड़ा असहज संबंध क्या है कि कांग्रेस का यदि बंगाल में 2% वोट, 4% वोट, जो भी मानिए, ममता जी कहेंगी यहां हमारे लिए छोड़ दो, जहां हम तुमको समर्थन दे रहे हैं, उदाहरण के लिए कर्नाटक में, वहां उनका 0.1% वोट भी नहीं है। वैसे आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी कर्नाटक में, उसका आंकड़ा मुझे नहीं पता कितनी सीटों पर लड़ी और कितनों पर जमानत जब्त हुई। अब नीतीश जी की बात कहता हूं। देखिए, नीतीश जी का दल बिहार में तीसरे स्तर का दल हो गया है, ना वो सत्ताधारी दल, ना मुख्य विपक्षी दल, 3rd क्लास की पार्टी हो गए हैं। तो अब बिहार में ही उनकी प्रासंगिकता खोती चली जा रही है। तो अब खोती हुई प्रासंगिकता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मुझे याद आता है चित्रा जी, जैसे हरकिशन सिंह सुरजीत थे, याद करिए, जब यूपीए 1 बना था तो सब जगह दौड़ दौड़ के जाते थे, बातचीत करते थे। उनकी पार्टी और उनकी कितनी सरकार थी, उनके हरकिशन, स्वर्गीय हरकिशन सिंह नीतीश कुमार ऐसे भले ही तीसरे नंबर की पार्टी दिखें और एक व्यक्ति दिखें, लेकिन जब वो किसी एक के साथ मुलाकात कर लेते हैं तो फिर वो 11 बन जाते हैं ना। अब आप लोगों के साथ भी आ जाते हैं तो 11 बनकर बीजेपी सत्ता में आ जाती है बिहार में, कहीं और जाते हैं आरजेडी के साथ, वो भी 11 बन जाते हैं, सत्ता में आ जाती है। तो ये तो सच्चाई है ना उनकी, कि वो अकेले कमजोर भले दिखें, लेकिन जिसके साथ जाते हैं वहां पर मजबूती हो जाती है। नहीं,
अगर यह बात है तो 2014 में तो हमसे अलग होकर आरजेडी के साथ गए थे, कितनी सीटें पाए थे? सपा बसपा भी हमसे अलग होकर एक हुए थे और यह तय माना जा रहा था कि भाजपा को रौंद देंगे उत्तर प्रदेश में 2019 में। हकीकत कुछ और रही, क्योंकि राजनीति में ध्यान रखना चाहिए, अर्थमेटिक नहीं केमिस्ट्री चाहिए, और राजनीति करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। आलोक जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि जहां पर तकरीबन 210 सीटों पर सीधी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसमें 160 से ज्यादा और 175 से ज्यादा सीटें 14 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को मिली थी। तो फिर बीजेपी को हराने का दम आप उन क्षेत्रीय दलों के हिसाब से कैसे चल सकते हैं जिनका खुद ही वर्चस्व नहीं है, जहां पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में ही सीधी फाइट है? देखिए, मैं समझता हूं कि बिहार का रिजल्ट लोकसभा का तो बता दिया सुधांशु भाई ने, विधानसभा का नहीं बताया 2014 का। बिहार में जब महागठबंधन बना तो बीजेपी 40 के करीब पर सिमट कर रह गई थी। तो मुझे लगता है कि जो 39 सीटें पिछली बार बिहार से आई थी, वो अगर पूरा गठबंधन दूसरा होगा तो उसके बाद सीधा सीधा ये 5 के फिगर पर आ जाएंगे। और मैं सीटें भी बता दूंगा कौन सी 5 पर ये मजबूत हैं। सेम चीज महाराष्ट्र में, अगर महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ता है तो उसके बाद क्या नतीजे होंगे, उसके बाद आप मान के चलिए 48 में से या 8 का फिगर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उड़ीसा में 1-to-1 फाइट उनकी वहां है, लेकिन कुछ सीटों पर हम मजबूत हैं। बंगाल में भी यही सिचुएशन है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, उसके बाद बिहार, इन अगर तमाम राज्यों की सीटें घटती देखें, इसमें पंजाब और जोड़ लीजिए कि पंजाब में पिछला चुनाव इन्होंने अकालियों के साथ लड़ा था, इस बार अकाली साथ नहीं है। लोकसभा के चुनाव में कई जगह इनको फायदा दिखेगा, कई जगह हमको फायदा दिखेगा नेशनल चुनाव होने का। लेकिन अगर ये सारे समीकरण देख लें आज, तो लगभग 250 सीटें इनके गठबंधन की घटती हैं और सरकार नहीं बनती है। और इसीलिए बीजेपी के माथे पर बल पड़े हुए हैं। इनके 2 प्रवक्ताओं के दोनों सांसद थे, एक अभी जो वक्तव्य आए, देखिए कितनी बौखलाहट है। मैं सुधांशु भाई की नहीं कहता कर्नाटक एक राज्य हारे, किस तरह से तमाम प्रवक्ताओं के अंदर बौखलाहट आ गई। मुझे लगता है कि इनको चिंतन और मनन से सोचना चाहिए कि गठबंधन ही केवल सरकार नहीं होता है। ठीक है, आपने जो वायदे किए थे उनकी बात कीजिए। और ये चुनाव इस बार नेगेटिव होगा मोदी जी को हराने के लिए। ये किसी को जिताना है, उसके लिए अलग अलग राज्य चुने जाएंगे। सुधांशु जी टीवी स्क्रीन पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनसे शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले आलोक जी आपके पास आते हुए, लेकिन जरा तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार। कुछ ग्राफिक्स हमने आलोक जी खासतौर से आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं। जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए उतनी सीटें क्षेत्रीय दल छोड़ देना चाहते हैं और बाकी जगहों पर कांग्रेस उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करे। अब जरा जानिए लोकसभा की सीटें कहां कहां कितनी हैं। राजस्थान में 25 हैं, 24 पर बीजेपी जीती थी और 25 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में 29 से 28 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। सिर्फ एक नकुल नाथ की सीट छिंदवाड़ा की जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं, 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस के खाते में। उत्तराखंड में 5 है, 5 की 5 बीजेपी जीती थी। असम में 14 है, 9 बीजेपी। हरियाणा में 10 है, पूरी बीजेपी। कर्नाटका में 28 सीटें हैं, 25 भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में हासिल की थी। और गोवा में कुल 2 सीटें हैं, 1-1 पर बंटवारा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, महागठबंधन एकजुटता में कांग्रेस दिखाए अपना बड़ा दिल। आलोक जी, क्षेत्रीय दलों की ओर से अपनी आवाज अब मुखर की जा रही है, कांग्रेस पार्टी दिखाएगी बड़ा दिल, क्योंकि जहां जहां आप बीजेपी के साथ मुकाबले में हैं सर, वहां पर तो आपकी हालत खस्ता है। ऐसे में कैसे भरेंगे हुंकार 24 के लिए? नहीं, खस्ता हालत कैसे कह रहे हैं आप? कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, इन्होंने चोरी से चुरा ली। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, इन्होंने चोरी से चुरा ली। आप हिमाचल में अभी हमने हराया, कर्नाटक में इनको अभी हराया हमने। मध्य प्रदेश की सरकार चोरी की इनकी, महाराष्ट्र की सरकार इनकी चोरी की। तो 2-3 राज्यों को अगर छोड़ दें जहां पर हमारी सीधी टक्कर है, तो वहां पर पूरी तरह से हमारी टक्कर है। अगर राज्यवार देखें जो आपने अभी आंकड़े दिखाए हैं, 4 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार है, बड़े राज्यों में 4 में ही हमारी है। आप देखिए 4 के अलावा इनकी भी कहीं सरकार नहीं है। तो इस तरह से दिखाना कि बीजेपी बहुत आगे है और बीजेपी ने पता नहीं क्या कर दिया है, वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आज का विषय ये होना चाहिए कि 2014 में कितने एनडीए के साथी थे जो छोड़कर चले गए उनको, और यूपीए में कितने नए जुड़ गए।
2 दर्जन से ज्यादा इनके पार्टनर्स छोड़कर चले गए। 40-40, 45-45 वर्ष पुराने जो साथी थे वो भी छोड़कर चले गए इनको। तो विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। अब बात आती है बड़ा दिल दिखाने की। हाँ। हमसे बड़ा दिल तो हमारे क्षेत्रीय दल जो साथी हैं वो दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से क्षेत्रीय साथी दल स्वयं पहल करके आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश जी स्वयं एक एक राज्य में जाकर किस तरह से मिल रहे हैं। तो बड़ा दिल क्षेत्रीय दल जो हमारे घटक दल हैं वो भी दिखा रहे हैं, हम भी दिखाएंगे। और उसका सीधा सा कारण है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र बचेगा तभी हम सब लोग रहेंगे, नहीं तो सब पूरे काबू में आ जाएंगे एक स्ट्रक्चर के, और उसके बाद कुछ नहीं बच पाएगा। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है जो नीतीश कुमार सुधांशु जी जुड़े गए हमारे साथ सीधे में। प्रवक्ता महोदय थे। हाँ बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कर दीजिए, सुधांशु जी जवाब देंगे। नहीं, आप सवाल तो पूरा कर लीजिए ना, आप सवाल पूरा कर लीजिए। बीजेपी से इतना डरते हैं, सवाल भी बीच में छोड़ दिया। मेरा सवाल तो पूरा कर लीजिए। बोलिए 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 आलोक जी, बोलिए क्या है सवाल आपका? आपने बीच में छोड़ दिया चित्रा जी।